गुड मॉर्निंग। साइकोटॉक लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। दिस इज संजीव कुमार सिंह हियर विद द न्यू टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी। लेट्स बिगिन विद द टैगलाइन ऑफ द चैनल, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ। वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे कि परिकल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं। हम परिकल्पनाएं जो बनाते हैं वो किन किन रूपों में बना सकते हैं। प्रयोग में हम बाह्य चरों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और अभिकल्प कितने प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में हम लोग जाएंगे। जिन लोगों ने पहले का लेक्चर नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि परिकल्पनाएं या एक्सपेरिमेंट में जो हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव का एक पहले से आंसर दे चुके होते हैं। अब ये आंसर हम कैसे देते हैं, किन रूपों में दे सकते हैं, वो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग ब्रीफली देखें। अगर हाइपोथेसिस को क्लासिफाई किया जाए तो इसको 3 रूपों में हम लोग बांट सकते हैं। जो पहला प्रकार है हाइपोथेसिस का, वह पॉजिटिव हाइपोथेसिस या विधेयात्मक परिकल्पनाएं या सकारात्मक परिकल्पनाएं कहलाते हैं। क्या है सकारात्मक परिकल्पना? धनात्मक परिकल्पनाएं वो परिकल्पनाएं हैं जिसमें अगर किसी कथन में एक कारक का दूसरे कारक पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया गया हो तो ऐसी हाइपोथेसिस को या ऐसी उपकल्पना को विधेयात्मक या धनात्मक उपकल्पना कही जाती है। जैसे अगर उसी एक्सपेरिमेंट को देखें जो पहले लेक्चर में हम लोग लेके चले हुए थे कि प्रैक्टिस का मेमोरी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब है कि यह परिकल्पना पॉजिटिव परिकल्पना या धनात्मक परिकल्पना या विधेयात्मक परिकल्पना है। दूसरा प्रकार नेगेटिव हाइपोथेसिस या निषेधात्मक परिकल्पनाएं। यदि किसी कथन में एक कारक का दूसरे कारक पर नेगेटिव इफेक्ट दिखाया गया हो तो ऐसी हाइपोथेसिस को नेगेटिव हाइपोथेसिस या निषेधात्मक परिकल्पना कहा जाता है। जैसे यदि स्टेटमेंट ये बना हो कि प्रैक्टिस का मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, अगर हमारी हाइपोथेसिस ये है, इसका मतलब है कि हमारी हाइपोथेसिस नेगेटिव हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस का तीसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसमें यदि कथन में एक कारक का दूसरे कारक पर न तो धनात्मक न तो नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित किया गया हो, वह परिकल्पना शून्य परिकल्पना कहलाती है या नल हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसे प्रैक्टिस का मेमोरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, न तो धनात्मक प्रभाव पड़ता है न तो ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हम इस तरीके की हाइपोथेसिस बनाते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं। और नल हाइपोथेसिस काफ़ी अच्छी हाइपोथेसिस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाइपोथेसिस और नेगेटिव हाइपोथेसिस दोनों में हम एक दिशा दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, या तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इन परिकल्पनाओं को डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन नल हाइपोथेसिस में हम कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं, कोई दिशा नहीं देते हैं, कोई संकेत नहीं देते हैं। और ऐसी परिकल्पनाएं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कही जाती हैं। बेसिकली 3 तरीके की परिकल्पनाएं किसी भी एक्सपेरिमेंट में बनाई जाती हैं और उन परिकल्पनाओं की बाद में हम पुष्टि करते हैं या यह देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी परिकल्पना सही है या गलत है। इसके आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट आज का ये है कि जो वेरिएबल्स हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, इसके 3 बेसिकली पार्ट देखे हुए थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और यह देखा था कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये जो बाह्य चर हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, इनको नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है।
यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके आधार पर हम इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो नियंत्रण की पहली टेक्निक है उसे एलिमिनेशन टेक्निक कहा जाता है या पृथक्करण तकनीक कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में यदि कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहे हैं और उनका नेचर ऐसा है कि हम उसको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से बाहर कर सकते हैं, तो हम बाहर करके अपने एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं। यह एलिमिनेशन या पृथक्करण तकनीक कहलाता है या विधि कहलाता है। जैसे अगर हमें लग रहा है कि शोरगुल का प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ सकता है, हम शोरगुल को एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से एलिमिनेट कर दें, हटा दें। मीन्स जहां शांत कंडीशन हो वहां एक्सपेरिमेंट करें, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इस शोरगुल या नॉइज से इफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि जो प्रभाव पड़ेगा वो आईवी का पड़ेगा। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नियंत्रण की दूसरी विधि दशाओं की स्थिरता या कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशंस कहलाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हम उसको थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हम कांस्टेंट कर देते हैं। मीन्स अगर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो पूरे एक्सपेरिमेंट में पड़े। जैसे इसको हम आसानी से ऐसे समझें कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, उसका दूसरा प्रभाव पड़ रहा है और रात में कर रहे हैं, उसका दूसरा प्रभाव पड़ रहा है, हम सुबह और रात को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि जो जितना हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर सुबह में कर रहे हैं तो सभी सुबह में करें, अगर रात में कर रहे हैं तो पूरा एक्सपेरिमेंट रात में ही करें। सो इसका जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऐसी है कि एक्सपेरिमेंट में एक से अधिक एक्सटर्नल वेरिएबल्स हों और हम उनको कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में हम तीसरी टेक्निक अप्लाई करते हैं और वह टेक्निक कहलाती है बैलेंसिंग, संतुलन। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक समूह पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जो कि पहले दोनों टेक्निक में हम एक समूह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर रहे थे या एक्सटर्नल वेरिएबल्स को सेम ग्रुप में हम कांस्टेंट कर रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में या बैलेंसिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या जो हमारा सैंपल है उसको दो भाग में बांटते हैं और दोनों भागों में जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बराबर बांट देते हैं। उनका प्रभाव बराबर दोनों ग्रुप्स पे रहता है और एक कंडीशन को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, तो हमारा जो इफेक्ट या डिफरेंस दिखता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस दिखता है। कई बार प्रायोगिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट को कई कंडीशन में काम करना पड़ता है। ऐसे में जो वेरिएबल्स के प्रेजेंटेशन का ऑर्डर है, क्रम है, वह भी प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर देता है। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक दूसरी टेक्निक यूज की जाती है और वह टेक्निक कहलाती है प्रतिसंतुलन या काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं? काउंटर बैलेंसिंग में हम करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट पर वेरिएबल्स का रेपिटिशन ना हो। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, आबा टेक्निक, ABBA टेक्निक। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी सब्जेक्ट को A वेरिएबल दे रहे हैं, फिर B वेरिएबल दे रहे हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट को पहले B वेरिएबल दीजिए, फिर A वेरिएबल दीजिए, तो इनके ऑर्डर का जो इफेक्ट है वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। मीन्स पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर पहली कंडीशन, ABBA टेक्निक। इससे जो वेरिएबल्स के प्रेजेंटेशन के ऑर्डर का इफेक्ट हमारे परिणाम पर पड़ रहा था, वो ऑर्डर का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड काउंटर बैलेंसिंग इन वेरिएबल कंट्रोल। कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें 5 या 5 से अधिक वेरिएबल्स होते हैं और उनको हम पहले की जो 4 विधियां समझे हैं उस आधार पर या उनको अप्लाई करके कंट्रोल करना संभव नहीं होता है। ऐसे में हम एक अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको रैंडमाइजेशन या यादृच्छीकरण विधि कहा जाता है।
इसमें क्या करते हैं कि जब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का नेचर ऐसा है जिसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं जिनको हम एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्स्टेंसी ऑफ द कंडीशन से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंसिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, काउंटर बैलेंसिंग से भी इनके प्रभाव को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम रैंडमाइजेशन कर देते हैं। सिंपली ये कर देते हैं जैसे हम ये मान के चलें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ऐसे में हमारा जो सैंपल है उसको रैंडमली दो ग्रुप में बांट देते हैं, रैंडमाइजेशन कर देते हैं, और वहाँ ये हम मानकर चलते हैं कि अगर किसी फैक्टर का इफेक्ट पड़ रहा था तो संभव है कि वो फैक्टर दोनों में बराबर प्रभाव डाल रहा हो, और ऐसे में उसका प्रभाव बैलेंस हो जाता है और हम आईबी के इफेक्ट को देख लेते हैं। सो मेजर रूप से ये 5 टेक्निक्स थी जिनके आधार पर एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में। ये टेक्निक्स थी एलिमिनेशन, कॉन्स्टेंसी ऑफ द कंडीशन, बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग एंड रैंडमाइजेशन। अब लेक्चर के अंतिम पार्ट पे आते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं, डिज़ाइन किसी भी एक्सपेरिमेंट का पूरा खाका या पूरा प्रारूप डिज़ाइन कहलाता है। डिज़ाइन के यदि टाइप्स हम देखें तो कई तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन ब्रॉडली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंगल ग्रुप डिज़ाइन कहलाता है, जिसे एक समूह अभिकल्प, तथा दूसरा सेपरेट ग्रुप डिज़ाइन कहलाता है, जिसे पृथक समूह अभिकल्प कहा जाता है। सिंगल ग्रुप डिज़ाइन क्या है? सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में यदि एक ही सब्जेक्ट को हर कंडीशन में काम करना पड़े, एक से अधिक कंडीशंस हो और एक ही सब्जेक्ट हर कंडीशन में काम कर रहा है, वह सिंगल ग्रुप डिज़ाइन कहलाता है। इसे विद इन ग्रुप डिज़ाइन के नाम से भी जाना जाता है, अंतः प्रयोज्य अभिकल्प। किंतु कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग प्रयोज्यों का उपयोग किया जाता है। जब हम अलग दशाओं के लिए अलग प्रयोज्यों का उपयोग करते हैं प्रयोग में, तो यह सेपरेट ग्रुप डिज़ाइन या पृथक समूह अभिकल्प कहलाता है। इसे बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के भी नाम से जाना जाता है, अंतर प्रयोज्य अभिकल्प। सेपरेट ग्रुप डिज़ाइन या बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के कई और पार्ट होते हैं, ब्रीफली इनको हम समराइज करते हैं। पहला प्रकार टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन कहलाता है, द्वियादृच्छिक समूह अभिकल्प। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सैंपल है उसको यादृच्छिक तरीके से, रैंडम तरीके से 2 ग्रुप में हम बांटते हैं, जो कॉमनली यूज़ करते हैं। एक समूह को आईबी देते हैं, दूसरे को आईबी नहीं देते हैं। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट का नेचर ऐसा है, इसका मतलब है कि हम टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन का उपयोग कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। दूसरा प्रकार है मोर देन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, 2 से अधिक यादृच्छिक समूह अभिकल्प। कभी कभी एक्सपेरिमेंट में आवश्यक ये हो जाता है कि हम सिर्फ 2 ग्रुप रखकर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारा जो सैंपल होता है उसको रैंडमली हम डिवाइड करते हैं और 2 से अधिक समूह बांट देते हैं। ऐसा उस कंडीशन में किया जाता है अगर हम आईबी के डिफरेंट लेवल का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आईबी के डिफरेंट लेवल के इफेक्ट को देखना चाहते हैं। जैसे प्रैक्टिस का इफेक्ट देख रहे थे तो 2 घंटे प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट पड़ता है, 3 घंटे प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट पड़ता है, 4 घंटे प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि उसके जो लेवल हैं वो अलग अलग हैं और इनका हम उपयोग करना चाहते हैं या इनको स्टडी करना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, तो इस कंडीशन में हम मोर देन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन उपयोग में लाते हैं। तीसरा प्रकार समतुल्य समूह अभिकल्प कहलाता है, मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। अगर हमारा सैंपल ऐसा है या हमारी कंडीशन ऐसी है जिसमें हम ग्रुप्स की मैचिंग कर लें और रैंडमाइजेशन की ज़रूरत नहीं हो, तो हम इक्वल 2 ग्रुप बना लेते हैं, मैच्ड 2 ग्रुप बना लेते हैं और एक ग्रुप को आईबी देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, फिर डिफरेंस देख लेते हैं। ये टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन के ही समान है, किंतु अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हम रैंडमाइजेशन नहीं करते बल्कि विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स की मैचिंग कर कर ग्रुप बना लेते हैं। अभी तक जो हम लोग जितने टाइप्स देखे उसका बेसिक नेचर ये था कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी हम करते हैं,
या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट लेवल्स की स्टडी करते हैं। किंतु अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऐसी हो जिसमें एक से अधिक IB हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, तो उसमें हम एक अलग अभिकल्प का उपयोग करते हैं जिसे कारकीय अभिकल्प या फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स की स्टडी हमको एक एक्सपेरिमेंट में करनी है तो उस कंडीशन में हम कारकीय अभिकल्प या फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है और उसके मेजर टाइप्स क्या हैं, हमारे वेरिएबल्स का नेचर कैसा होता है और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, और हम एक्सपेरिमेंट की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और कौन कौन से डिज़ाइन के प्रमुख टाइप्स हैं जिसका उपयोग हम अपने प्रयोग में करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अपलोड किए गए लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं, इसके लिए आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।